Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Suman Shankar, your physics teacher. तो बच्चों प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा सोलर सिस्टम के बारे में जाना, स्टार्स के बारे में जाना और कुछ हमने जाना प्लैनेट्स के बारे में भी। ओके, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सोलर सिस्टम क्या होता है। हमने जाना कि सोलर सिस्टम जो होता है, सोलर सिस्टम का मेन जो सोलर फैमिली मैं उसको बोलता हूँ, सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी बोल सकते हैं। और उस फैमिली का जो मेन मेंबर होता है वो कौन होता है? सन होता है। ओके, सन होता है। और सन के बारे में हमने क्या जाना कि जो सन होता है उसके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, हीट और एनर्जी है ना। ठीक है, और ये हीट और एनर्जी वो क्या करता है, वो सारे प्लैनेट्स को देता है। और सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, उसी एनर्जी से क्या होता है, उनमें लाइट या फिर वो लोग क्या करते हैं, शाइन कर पाते हैं। क्योंकि प्लैनेट का क्या होता है, अपना लाइट नहीं होता है। ठीक है, यही मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि सन के चारों ओर कितने प्लैनेट्स होते हैं, तो 8 प्लैनेट्स हैं। फिर मैंने आपको यही बताया था कि पहले कितने प्लैनेट्स थे, 9 प्लैनेट्स होते थे सोलर फैमिली में, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्लूटो को वहाँ से हटा दिया गया। और फिर बाद में अभी यहाँ पे क्या कितने प्लैनेट्स है, टोटल 8 प्लैनेट्स जो है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो आज जिस जो क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग इसी प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हम जानेंगे कि इन प्लैनेट्स के अलावा और इन सन के अलावा सोलर सिस्टम के कुछ और मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वो कौन होते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग और जानते हैं सबसे पहले किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं कि प्लैनेट्स कितने होते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि प्लैनेट्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हैं। और जो प्लैनेट्स को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वह हम लोग किस तरह से प्लैनेट पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे नियरेस्ट टू सन है उसको सबसे पहले, और जो सबसे फारदेस्ट है, जो सबसे दूर है, उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और इस तरह से हम लोग ऑर्डर में पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहला प्लैनेट जो है वो है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हिंदी में इस प्लैनेट को हम लोग बोलते हैं बुध। ठीक है, बुध बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी। और ये क्या है, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, सन से सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है ये प्लैनेट। तो सन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नियरेस्ट अगर होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो आइए जानते हैं मरकरी के बारे में। तो मरकरी क्या है, सबसे पहले नियरेस्ट टू द सन। ठीक है, क्या है, सबसे नियरेस्ट टू द सन जो है, सबसे सन के जो नज़दीक है वो मर्क्यूरी बुध है। ठीक है, और ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। मतलब सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं हम लोग जानते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो कौन है, वो है मर्क्यूरी। ठीक है, उसके बाद क्या है, मरकरी के बारे में बोल रहे हैं कि कब दिखाई देता है ये मर्क्यूरी, तो जस्ट बिफोर सनराइज। ठीक है, जस्ट बिफोर सनराइज मतलब सनराइज के जस्ट बिफोर, ओके, मतलब सनराइज के थोड़े पहले, और जस्ट आफ्टर सनसेट और सनसेट के तुरंत बाद ये दिखाई देता है हमें। ठीक है, मर्क्यूरी अगर मैं देखना चाहूँ स्काई में, मर्क्यूरी को देखना चाहूँ तो मुझे कब देखना पड़ेगा, कब देखना पड़ेगा, जस्ट बिफोर सनराइज। ठीक है, सनराइज के पहले और सनसेट के बाद ये हमें दिखाई देता है तुरंत। ओके, उसके बाद फिर ये क्या बोल रहा है कि जो मर्क्यूरी होता है ये कैसा है, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना सैटेलाइट के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्लास में क्या, कि एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, लेकिन मरकरी के चारों तरफ कोई प्लैनेट जो है या फिर कोई सैटेलाइट ऐसा नहीं है जो रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इसीलिए मर्क्यूरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है बच्चों, बताओ। अगर मर्क्यूरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि क्या है कि वो सन से क्या है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या होता है कि इसके पास कोई सैटेलाइट, सन का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिस कारण क्या है, इसके पास इतना ज़्यादा सैटेलाइट्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हम जानेंगे वो जानेंगे वीनस के बारे में। वीनस क्या है, मर्क्यूरी के बाद आता है। ठीक है ना, सेकंड प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया, ये मर्क्यूरी है, देखिए मर्क्यूरी इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है ना, और वीनस है, ये सेकंड वाला वीनस है। तो वीनस क्या होता है, वीनस जो है सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, मतलब सबसे ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा चमकता है, चमकदार है ना। और ये क्या है, मर्क्यूरी के बाद आता है। लेकिन वीनस का एक और खासियत ये है कि मर्क्यूरी के बाद होने के बाद भी इसका टेम्परेचर जो है वो मर्क्यूरी से ज़्यादा होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो सन से क्या है, वो सन से ज़्यादा दूर, मतलब सन के सबसे नज़दीक कौन है, मर्क्यूरी है, तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे हॉट प्लैनेट जो है वो कौन है, वो वीनस है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, ये एक वीनस का क्या है, खास बात है। ठीक है, उसके बाद और वीनस का क्या बात है, वीनस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुक्र।
शुक्र के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, जैसे मैंने आपको बताया ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, बहुत चमकदार है, ठीक है। और ये कब अपीयर्स होता है, इट अपीयर्स इन ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, ठीक है ना। मतलब ईस्टर्न स्काई में, मतलब अगर पूरब के तरफ स्काई में देखेंगे हम लोग तो ये हमें दिखाई देगा, ठीक है, मर्क्यूरी। और कब दिखाई देगा, सॉरी वीनस, और कब दिखाई देगा, तो जस्ट बिफोर सनराइज, सनराइज के जस्ट पहले दिखाई देगा वो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं ईस्टर्न स्काई में देखता हूँ उसको, मतलब पूरब की तरफ अगर मैं देखूँ तो वो मुझे कब दिखाई देता है, बिफोर सनराइज। अगर मैं उसको वेस्टर्न स्काई में देखता हूँ, वेस्ट में देखूँ, पश्चिम की तरफ अगर मैं देखूँ तो वो मुझे कब दिखाई देगा, आफ्टर सनसेट, ठीक है ना। मतलब कि ईस्ट में अगर मैं देखूँ तो मुझे कब दिखाई देगा, सनराइज के पहले, और अगर मैं वेस्ट में देखूँ तो मुझे कब दिखाई देगा, वो सनसेट के बाद, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो इस टाइम में हम लोग अगर चाहें तो वीनस को, शुक्र ग्रह को, शुक्र प्लैनेट को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और क्या इसकी खास बात है, सबसे पहले इसके पास भी क्या है, नो सैटेलाइट्स, ठीक है। इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, तो उसका भी रीज़न क्या हो सकता है, सेम, क्योंकि ये सन से बहुत क्या है, नियर है, तो इसीलिए सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट नहीं है, ओके। उसके बाद फिर इसका एक और खास बात क्या है कि ये कैसे रोटेट करता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। तो ईस्ट टू वेस्ट मतलब कैसा, अर्थ का अपोजिट रोटेट करता है। समझ में आ रही है बात। तो ये जो प्लैनेट है इसका एक और खास बात ये है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, जितने भी प्लैनेट्स हम लोग जानते हैं सोलर सिस्टम में, वो क्या करते हैं, अर्थ के डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। मतलब अर्थ कैसे रोटेट करता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, वेस्ट टू ईस्ट करता है अर्थ, ओके, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट करता है। और सारे प्लैनेट भी क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं, एक्सेप्ट वीनस। वीनस क्या करता है, वीनस क्या करता है, वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब कि अगर सपोज यहाँ पे सन इस तरह से है, तो सन के चारों तरफ जो भी प्लैनेट है ना, जैसे सन के चारों तरफ जो भी प्लैनेट है वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा शुक्र ग्रह होता है, जो वीनस होता है, वो किस तरह से रोटेट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में। और बाकी जितने भी प्लैनेट है सब क्या करते हैं, इसी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इस तरह से। लेकिन ये जो है ये क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये इसका एक क्या है, खास बात है। मतलब इसका जो रोटेशन है वो क्या है, सारे प्लैनेट से क्या है, अलग रोटेशन है। सारे प्लैनेट कैसे रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे रोटेट करता है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे क्या, कि जो नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा वो है अर्थ, ठीक है ना। अर्थ तो आप लोग जानते ही, अर्थ के बारे में आप लोग सुना ही हो, हम लोग जहाँ अर्थ में रहते हैं सब लोग, ठीक है। तो अर्थ एक सोलर सिस्टम का एक क्या है, बहुत स्पेशल प्लैनेट है। क्यों स्पेशल प्लैनेट है भाई, क्यों प्लैनेट स्पेशल है, क्योंकि इसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। लाइफ एग्जिस्ट करता है ना अर्थ में, हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो वहाँ पे क्या है, लाइफ है, वहाँ पे लोग रह सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, सबसे पहले रीज़न ये है लाइफ एग्जिस्ट करने का, कि ये जो है सन से एक मतलब एक डिस्टेंस में है, जो डिस्टेंस क्या है, ना ही तो बहुत ज़्यादा है ना ही तो बहुत कम है, ठीक है ना। मतलब एक एग्जैक्ट डिस्टेंस पे वो रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि सन का गर्मी भी उसको मिल पाता है, ठीक है, और उतना ज़्यादा नहीं। सन का हीट भी उस अर्थ को मिल पाता है, पर बहुत ज़्यादा हीट नहीं मिल पाता है, जितना ज़रूरत है उतना ही उसको हीट मिल पाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो जिसके कारण क्या होता है कि इसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है। मतलब कि अगर बहुत दूर रहेगा सपोज सन से, तो क्या होगा कि वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचेगा, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लैनेट होगा, ठीक है ना। जैसे कि जब सबसे दूर प्लैनेट कौन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, यूरेनस और नेपच्यून है, उसमें क्या होता है, वो क्या है, वहाँ पे सिर्फ आइस है, रॉक्स है, ठीक है ना, क्योंकि वो सन से क्या है, बहुत दूर है और सनलाइट वहाँ पर उतने अच्छे से पहुँच नहीं पाता है। लेकिन अर्थ के केस में क्या होता है कि अर्थ के केस में क्या है, वो सन से एक अच्छे डिस्टेंस में है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर सनलाइट क्या होता है, बहुत अच्छे से पहुँच पाता है। उसके अलावा और भी क्या रीज़न है अर्थ में क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अर्थ में क्या है, वाटर है, ठीक है ना। अर्थ में क्या है, ऑक्सीजन है। अर्थ में क्या है, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर तो आप जानते ही होंगे बच्चे, ओजोन लेयर क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को जल्दी से पॉज करिए 1 मिनट के लिए और सोचिए और बताइए ओजोन लेयर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा ओजोन लेयर के बारे में। तो ओजोन लेयर क्या होता है, एक ऐसा लेयर है जो अर्थ का एटमॉस्फेयर में होता है, जिससे क्या होता है कि जो सन से जो सनलाइट निकलता है, तो सनलाइट क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या एनर्जी है, हीट है, तो उसमें क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है सनलाइट में, ठीक है। तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, अगर सपोज अर्थ पे आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो स्किन में अगर किसी का पड़ेगा तो वो स्किन को क्या कर देगा, खराब कर देगा, कैंसर वगैरह का भी खतरा है इससे। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है कि उस
अल्ट्रा वायलेट रेज को, एक लेयर होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जब अल्ट्रा वायलेट रेज ऐसे आता है तो वो ओजोन लेयर क्या करता है, उसको आने से, अर्थ में आने से उसको रोकता है। समझ में आ रही है बात। और अर्थ में आने से अल्ट्रा वायलेट रेज को जब रोकता है तो क्या होता है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो जिसके कारण क्या है, ये भी एक रीज़न है, ओजोन लेयर भी एक रीज़न है कि क्या होता है, अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर कैसा होता है, अर्थ का टेम्परेचर कैसा, नॉर्मल टेम्परेचर है जिसमें ह्यूमन क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, है ना, होता है ना। अर्थ का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा, मान लो कि जैसे सन से वो बहुत सामने रहता है, उसका टेम्परेचर 100-150 डिग्री सेल्सियस रहता, तो क्या लाइफ एग्जिस्ट कर पाता, नहीं कर पाता, है ना। ठीक है, तो इसीलिए अर्थ का एक और ये भी खासियत है कि उसका टेम्परेचर है नॉर्मल, जिसके कारण क्या होता है कि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें अर्थ के बारे में क्या है, लाइफ एग्जिस्ट ड्यू टू राइट टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया अभी, राइट टेम्परेचर, वाटर, अर्थ में क्या है, वाटर भी है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर्स। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। अब अर्थ दिखता कैसा है, अर्थ कैसा है, ब्लूइश प्लैनेट है। अगर अर्थ को मैं अगर या कोई भी एस्ट्रोनॉट जब देखते हैं अर्थ को जाके ऊपर से, ठीक है ना, तो उनको कैसा दिखाई देता है, स्पेस से अर्थ कैसा दिखाई देता है, ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। तो ब्लूइश कलर दिखने का क्या रीज़न है उसका, तो ब्लूइश कलर दिखने का यही रीज़न है कि अर्थ में क्या है, वाटर है। तो वाटर में क्या होता है, जब सनलाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण वो क्या दिखता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो मतलब बोल रहा है कि अर्थ कैसा है, लुक्स ब्लू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर एंड लैंड। ठीक है ना, वाटर एंड लैंड का रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो अर्थ कैसा रहता है, ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इसीलिए अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी अर्थ को बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट जो है वो क्या है अर्थ के बारे में, कि अर्थ का एक ही सैटेलाइट है सिर्फ, जो हम लोग जानते हैं, और हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी ये पढ़ा है कि अर्थ का क्या है, एक ही सैटेलाइट है, जिसका क्या नाम है, मून, चांद। ठीक है ना, तो अर्थ का क्या है, एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। समझ में आ रही बात। उसके बाद अर्थ के बारे में क्या बोल रहे हैं कि अर्थ जो है, इट इज लिटिल टिल्ट ड्यू टू विच चेंज ऑफ सीजन अकर्स। ठीक है ना। अब अर्थ क्या बोल रहे हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या होता है, कुछ टिल्ट होता है। ठीक है ना, जैसे कि सपोज मान लेता हूँ कि ये एक्सिस है अगर मेरा, तो इसमें कैसा होना चाहिए, अगर सीधा होगा अर्थ तो इस तरह का होगा। ठीक है ना, लेकिन असली में अर्थ होता कैसा है, अर्थ क्या होता है, थोड़ा टिल्टेड है इस तरह से। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अगर मैं एक्सिस में अर्थ को बनाऊंगा तो वो इस तरह का बनेगा, ये एक्सिस है तो अर्थ कैसा है, थोड़ा टिल्टेड है, कुछ एंगल में ऐसे झुका हुआ है। और इसी के कारण क्या होता है कि चेंज ऑफ सीजन होता है। चेंज ऑफ सीजन होता है ना हम लोग का, जैसे कि जाड़ा आया, गर्मी आया, फिर बरसात आया, है ना, फिर जाड़ा, गर्मी, बरसात, इस तरह से क्या होता है, सीजन क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो सीजन चेंज होने का कारण क्या है, अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे थोड़ा झुका हुआ है, टिल्ट है। ठीक है ना गाइस। तो ये जो है कितना झुका हुआ है और क्यों झुका हुआ है, ये सब क्या है आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन बस आपको अभी ये जो 8th क्लास में इतना ही जानना है कि अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे क्या होता है, लिटिल टिल्ट होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। और इसी टिल्ट होने के कारण, इसी झुकाव के कारण जो है क्या होता है, चेंज ऑफ सीजन एंड वेदर होता है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ये बात थी अर्थ की। उसके बाद अर्थ के बाद जो नेक्स्ट है मेरा वो है मार्स। मार्स पता है आपको, हिंदी में मैं उसको बोलता हूँ मंगल, मंगल ग्रह, मंगल प्लैनेट, मार्स प्लैनेट। ठीक है ना। तो मार्स का क्या होता है, मार्स के बारे में सबसे पहले आप जानते होंगे आप लोग, मार्स के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में अक्सर लोग क्या करते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या मार्स में लाइफ पॉसिबल है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो स्पेस में जाते हैं, मार्स में, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है ना। तो मार्स में तो क्या होता है, ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई सैटेलाइट भेजते हैं वहाँ पे, और सैटेलाइट से वो लोग पता करते हैं कि मार्स में क्या क्या चीज़ है, लाइफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है ना। तो अभी तक तो फिलहाल क्या होता है, मार्स में क्या है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आ रही बात। तो मार्स के बारे में ये सब बातें हैं। और क्या है मार्स के बारे में, कि मार्स का जो कलर है वो, मार्स कैसा होता है, मार्स को मैं बोलता हूँ रेड प्लैनेट। मार्स क्योंकि कैसे दिखता है, रेडिश ग्रीन कलर का मार्स दिखाई देता है। ठीक है ना। ठीक है ना। मार्स अगर मैं देखूँ तो ये देखिए, मार्स यहाँ पे बनाया मैंने, तो मार्स कैसा दिखाई देता है, थोड़ा कैसा कलर का दिखाई देता है, रेडिश येलो टाइप का थोड़ा होता है, रेड कलर का दिखाई देता है मार्स। ठीक है। और मार्स के बारे में क्या खास बातें हैं, तो मार्स के बारे में सबसे पहले क्या है, मार्स का 2 सैटेलाइट है, 2 स्मॉल सैटेलाइट्स। ठीक है ना। मार्स का अपना 2 सैटेलाइट है, लेकिन वो दोनों सैटेलाइट क्या है, बहुत छोटे स्मॉल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। उसके बाद फिर और मार्स के बारे में क्या है, मंगलयान। ठीक है। तो मार्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि सारे देश, सारी कंट्री क्या है, वो लोग क्या करते हैं कि खोज रहे हैं कि मार्स में लाइफ एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है ना।
तो उसी तरह से सारे लोग क्या करते हैं, सारे कंट्री क्या करता है कि वो लोग मार्स पे अपना वहाँ पे अपना सैटेलाइट जो है उन लोगों ने भेजा है पता करने के लिए। उसी तरह से इंडिया जो है, इंडिया ने भी क्या किया, हमारे देश ने भी एक सैटेलाइट भेजा मार्स में, मंगलयान। ठीक है, तो मंगलयान जो है वो क्या है, किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया। ठीक है ना, इसरो का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। और इसका काम क्या है, यही काम है उसका, यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो लोग स्पेस में सैटेलाइट भेजते हैं, सारा कुछ, बहुत सारा चीज़, मौसम का जानकारी, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि सैटेलाइट से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। तो जब क्या हुआ कि इसरो ने भेजा मार्स में मंगलयान अपना, तो क्या हुआ कि सारे कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, सारे कंट्री का बहुत सारा अटेम्प्ट क्या हुआ, फेल हुआ। जैसे एक बार गया तो वो लोग नहीं पहुंचा पाए, लेकिन मंगलयान का क्या हुआ कि मंगलयान में एक ये खासियत था कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम उसको भेजा, अपना स्पेस पे उसको भेजा फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने सक्सेसफुली उसको लॉन्च किया। ठीक है ना खास बात। तो आपने एक मूवी भी देखी होगी मंगलयान, ठीक है ना, वो मूवी आप देखना, आपको पता चलेगा कि इंडिया में का किस तरह से उन्होंने स्पेस पे भेजा है, ठीक है, अपना सैटेलाइट मार्स पे। ठीक है, तो ये आप उस मूवी से पता कर सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा ज़रूर आप लोग। ठीक है, तो मार्स का क्या है कि मार्स में सबसे पहले क्या हुआ कि मंगलयान नाम का एक स्पेस जो सैटेलाइट है वो भेजा गया, इसरो को भेजा गया। कब भेजा गया था, 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, और 2013 में उसको लॉन्च किया गया, और क्या हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या हो गया, वो जाके जो मार्स का जो ऑर्बिट है उसमें वो चला गया। ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसको इसके लिए 1 साल लगा। मतलब 2013 में उन्होंने लॉन्च किया मंगलयान को, और 2014 में क्या हो गया, वो उसको प्लेस कर दिया मार्स के ऑर्बिट में। समझ में आ रही है। और ये क्या है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि द फर्स्ट कंट्री टू डू इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो एक इंडिया जो था, भारत जो था, एक पहला ऐसा देश था जिसने मार्स पे अपना सैटेलाइट भेजा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको वहाँ पे उसके ऑर्बिट में जो है वहाँ पे लगा दिया। समझ में आ रही बात। तो ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि मार्स में क्या है, मार्स में जो है वो टॉलेस्ट माउंटेन्स है मार्स में। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि माउंटेन्स, क्रेटर्स के बारे में बताया था मून में, याद होगा आप लोगों को। ठीक है ना, उसी तरह से मार्स में भी क्या है, मार्स में भी माउंटेन्स हैं। और मार्स में जो माउंटेन है, जो पहाड़ पर्वत है जो मार्स ग्रह में, वो कैसे हैं, वो टॉलेस्ट हैं। सबसे टॉलेस्ट माउंटेन्स अगर कहीं पे किसी प्लैनेट में है तो कहाँ पे है, वो मार्स में है। समझ में आया बात। तो ये सब कैसे पता चलता है हम लोगों को, ये सब हम लोगों को पता चलता है सैटेलाइट से। जिस तरह से इसरो ने सैटेलाइट भेजा, और इसरो ने जब सैटेलाइट भेजा मार्स के ऑर्बिट में, तो वो क्या हुआ, मार्स के ऑर्बिट में घूमने लगा, और फिर बाद में मार्स का क्या करने लगा, वो पिक्चर्स क्या है, वीडियोस, सारा कुछ उसने क्लिक करके वो उसने भेजा। और उसी से क्या पता चलता है कि मार्स में क्या है, बहुत टॉलेस्ट माउंटेन्स है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ये बात थी मार्स की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 4 प्लैनेट के बारे में हमने पढ़ा, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 5th प्लैनेट में आते हैं अपना। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम लोग 5th प्लैनेट में अपना। 5th प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। जो 5th प्लैनेट है हम लोग का, उसका नाम है जुपिटर। ठीक है, और उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बृहस्पति। सुना होगा आप लोगों ने नाम। जुपिटर क्या है, जुपिटर जो है वो क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है ना, सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है ना, और आप लोगों ने देखा होगा ना, एक स्कूटी का ऐड आया जुपिटर, उसमें क्या बोलते हैं, ज़्यादा, याद है ना आप लोगों को। तो क्यों ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है उस स्कूटी में, है ना। क्यों उसका नाम जुपिटर रखा, क्योंकि जुपिटर भी क्या है, हम लोग के प्लैनेट का सबसे बड़ा, जो हम लोग के सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो आइए जुपिटर के बारे में जानते हैं। जुपिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, बृहस्पति बोलते हैं। और जुपिटर के बारे में क्या है, इट इज़ लार्जेस्ट प्लैनेट। कितना बड़ा है एज कंपेयर टू अर्थ, तो 1300 टाइम्स लार्जर देन अर्थ। समझ में आ रही बात, 1300 टाइम्स लार्जर देन अर्थ। मतलब कि अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने सपोज ये जो है, ये देखिए, ये आपको जुपिटर दिख रहा है प्लैनेट, तो अगर जुपिटर प्लैनेट के अंदर मैं चाहूँ अर्थ को डालना, मतलब कि जुपिटर प्लैनेट के अंदर मैं चाहूँ कि अर्थ प्लैनेट को डाल दूँ, तो इसमें 1300 अर्थ प्लैनेट आ सकते हैं। इस तरह से मैंने अगर अर्थ डाल दिया इसके अंदर, तो 1300 अर्थ जो है वो जुपिटर के अंदर समा सकते हैं, उसके अंदर वो जा सकते हैं। तो सोच लीजिए कितना बड़ा साइज होगा उसका। तो 1300 टाइम्स लार्जर देन अर्थ है जुपिटर। एंड इसका जो मास है वो कितना है, 318 टाइम्स ऑफ अर्थ। मतलब मास, जो अर्थ का जितना भी मास है, उसमें अगर 318 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो मिलेगा मुझे वो क्या होगा, जुपिटर का मास होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का एक होमवर्क मैं दे रहा हूं आप लोगों को। क्या करिए आप लोग जाइए और पता करिए कि अर्थ का कितना मास है, और उसके बाद फिर मुझे बताइए कि
जुपिटर का कितना मास होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात जो है जुपिटर के बारे में वो क्या है, इसके पास लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। ठीक है ना, अबाउट 67 सैटेलाइट्स। ठीक है, जुपिटर के पास क्या है, अबाउट 67 सैटेलाइट्स हैं। समझ में आ रही है बात, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट है जुपिटर के पास, क्योंकि क्या है, प्लैनेट भी तो बड़ा है। ठीक है, उसके बाद फिर ये कैसा दिखता है, बहुत ब्राइट दिखता है। ब्राइटेस्ट तो नहीं है, ब्राइटेस्ट तो मैंने आपको बताया वीनस है, लेकिन जुपिटर भी कैसा है, एक ब्राइट प्लैनेट है, बहुत ब्राइट दिखाई देता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, रिंग्स है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके चारों तरफ देखिए आप रिंग्स आपको दिख रहे हैं ना, इस तरह का रिंग्स। तो इसके चारों तरफ क्या है, कलरफुल रिंग्स होते हैं। जुपिटर के चारों तरफ कलरफुल रिंग्स हैं। और क्या है, इसका 4 मेन सैटेलाइट जो होता है इसके, तो इसमें तो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि जुपिटर में क्या है, अबाउट 67 सैटेलाइट्स है इसका, लेकिन इसका जो मेन सैटेलाइट है वो 4 मेन सैटेलाइट्स है। वो क्या है, बड़ा सैटेलाइट जिसको बोल सकते हैं। और जो मेनली इसके चारों तरफ दिखाई देता है वो मेनली कितने हैं, 4 है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, कैसा कलर है इसका, येलो इन कलर होता है, येलोइश ग्रीन कलर का होता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, येलो और ग्रीन थोड़ा मिक्स है इसमें, तो येलोइश ग्रीन कलर का ये जो है होता है जुपिटर प्लैनेट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और इसका एक और खास बात क्या है, इट इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट, मतलब कि जो स्पिन कर रहा है वो, मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट जो कर रहा है वो सबसे फास्टेस्ट रोटेट करता है। ठीक है ना, सब मैंने पढ़ा है ये चीज़ कि सारे प्लैनेट क्या करते हैं, सन के चारों तरफ तो रिवॉल्व कर ही रहे हैं, साथ में अपने एक्सिस में भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं या स्पिन कर रहे हैं। तो इसका जो स्पिनिंग है, इसका स्पिनिंग क्या है, सबसे फास्टेस्ट है, सबसे तेजी से वो क्या करता है, अपने एक्सिस पे घूमता है जुपिटर। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ये बात हुई जुपिटर की। नेक्स्ट जो प्लैनेट है मेरा वो है सैटर्न। सैटर्न का हिंदी में हम लोग बोलते हैं शनि ग्रह। ठीक है ना, सुना होगा आप लोगों ने सैटर्न शनि ग्रह का नाम। तो शनि ग्रह के बारे में क्या है, ये देखिए इस तरह से दिखाई देता है। ये क्या है, इसके चारों तरफ भी क्या है, रिंग्स है, दिख रहा है ना, इसके चारों तरफ एक रिंग है। ठीक है, और इस प्लैनेट का जो सबसे खास बात ये है कि आपको सुन के भी थोड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है, पर ये सच है कि ये बहुत डेंस प्लैनेट है, बहुत कम डेंसिटी है इसका। समझ में आ रही बात, मतलब जो इसका डेंसिटी है बहुत कम है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर सपोज मैंने क्या किया, सैटर्न शनि ग्रह को अगर पानी में डाल दिया, उस प्लैनेट को अगर मैंने क्या किया, किसी तालाब में या पानी में डाल दिया, तो वो डूबेगा नहीं, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। है ना इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो दैट इज सैटर्न। तो सैटर्न के बारे में क्या है, सबसे पहले येलोइश ग्रीन कलर का ये भी होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो टाइप का होता है। और क्या है ये, इसमें चारों तरफ क्या होते हैं, ब्यूटीफुल रिंग्स, इसके चारों तरफ रिंग्स होते हैं, है ना, जो रिंग्स हमें दिखाई देता है माइक्रोस्कोप हो रहा है, टेलीस्कोप से अगर मैंने देखा तो ये रिंग मुझे दिखाई देंगे। ठीक है ना, देखिए ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम टेलीस्कोप। अगर टेलीस्कोप से मैं देखता हूँ तो मुझे इसके चारों तरफ ब्यूटीफुल रिंग्स दिखाई देते हैं। एंड लीस्ट डेंसिटी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसका डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। जितने भी प्लैनेट हैं उसमें सबसे कम डेंसिटी किसका है, सबसे कम, मतलब डेंसिटी का मतलब तो आप जानते ही होंगे क्या होता है डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है डेंसिटी। तो इसका डेंसिटी जो है वो क्या है, बहुत कम है। तो इसीलिए क्या मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर मैं इसको वाटर में डाल दूं तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत कम है। इसका डेंसिटी क्या है, वाटर से भी कम है। समझ में आ रही बात, वाटर से भी इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, बहुत हल्का होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये कैसा है, फ्लैटेस्ट है, मतलब इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप फ्लैट है, मतलब चिपटा है ये थोड़ा। ठीक है ना, सारे प्लैनेट्स कहते हैं, ज़्यादातर प्लैनेट क्या है, स्फेरिकल शेप के हैं, गोल है ना, लेकिन ये कैसा है, स्फेरिकल है, लेकिन थोड़ा कैसा है, चिपटा है, थोड़ा फ्लैट है, मतलब इस तरह का वो दिखाई देगा मेरे को। ठीक है, अगर मैं सैटर्न बनाऊंगा तो सैटर्न कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है ना, बाकी सब प्लैनेट अगर मैं बनाऊंगा तो वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये कैसा है, सबसे ज़्यादा फ्लैटेस्ट, सबसे फ्लैट ये प्लैनेट है। समझ में आ रही है बात। ओके, फिर तो ये बात हुई सैटर्न की, है ना। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का एंड लास्ट प्लैनेट जो है वो है यूरेनस 7th, और उसके बाद 8th प्लैनेट है नेपच्यून, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो यूरेनस एंड नेपच्यून के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि पहले क्या था, प्लूटो था, प्लूटो की जगह हट के कौन आ गया, यूरेनस तो पहले से था, प्लूटो की जगह हट के आ गया नेपच्यून प्लैनेट। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये दोनों सबसे पहले क्या है, फारदेस्ट प्लैनेट है, सन से क्या है, सबसे अधिक दूर है। तो ऑब्वियसली क्या होता होगा इनके साथ कि सन का जो सनलाइट है, सन का जो हीट है, सन का जो एनर्जी है, वो क्या होता होगा, इनको उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता होगा। तो इसीलिए ये प्लैनेट कैसे हैं, ज़्यादातर इनमें रॉक्स है, मतलब पत्थर, और क्या है, आइसी रॉक्स, मतलब कैसा, आइस का रॉक्स है, मतलब बर्फ जमा हुआ है इस प्लैनेट में पूरा। समझ में आ रही है बात।
तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि सोलर सिस्टम का क्या है, ये आउटर मोस्ट प्लैनेट है। ठीक है, दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप। ठीक है, और इसको देखने के लिए मुझे नॉर्मल टेलीस्कोप नहीं, कैसा टेलीस्कोप चाहिए, अच्छा लार्ज टेलीस्कोप से अगर मैं देखूंगा तो मुझे यूरेनस और नेपच्यून जो है वो सोलर सिस्टम में दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, उसके बाद यूरेनस के बारे में एक और खास बात क्या है कि यूरेनस रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस भी कैसे रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। ठीक है, और एंड इट हैज टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस सो इट रोल ऑन इट्स साइड्स। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि अब इसका जो रोटेशनल एक्सिस है वो भी क्या है, टिल्टेड है। मतलब कि जब वो घूमता है तो वो कैसा, थोड़ा टेढ़ा होकर घूमता है, थोड़ा टिल्ट होकर घूमता है। मतलब अगर सपोज इस तरह का अगर सन है, सपोज सन है और इसके चारों तरफ अगर नेपच्यून रोटेट कर रहा है, सपोज ये सन है और इसके चारों तरफ अगर नेपच्यून रोटेट कर रहा है तो वह कैसे रोटेट करेगा, वो उसका एक्सिस कैसा होगा, थोड़ा टिल्टेड होगा, इस टाइप का वो दिखेगा। ठीक है, और वो कैसे रोटेट करेगा, टिल्ट होकर रोटेट करेगा। मतलब बाकी सारे प्लैनेट कैसे रोटेट कर रहे हैं, बाकी सारे प्लैनेट अगर रोटेट करेंगे तो कैसे, सिंपली इस तरह से है ना, और ये क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा होगा, ये थोड़ा टिल्ट होगा हल्का इस तरह से। अगर एक्सिस मैं बनाऊं तो इनका एक्सिस इस तरह का होगा, थोड़ा टिल्ट, और इनका एक्सिस पूरा कैसा होगा, पूरा स्ट्रेट होगा। समझ में आ रही बात? फिर से एक्सिस बना देता हूँ, कंफ्यूज हो रहा होगा यहाँ पे। तो अगर मैं एक्सिस में बनाऊँ तो नॉर्मली प्लैनेट को मैं अगर बनाऊंगा तो वो एक्सिस में इस तरह का दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको बनाऊँ, यूरेनस को अगर मैं बनाऊँ तो यूरेनस कैसा दिखाई देगा मुझे, वो मुझे इस तरह कुछ टिल्ट रहेगा और वो इसी तरह से क्या करता है, रोटेट करता है। समझ में आ रही बात? तो ये भी क्या है, यूरेनस की एक खास बात है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि यूरेनस में, जैसे मैंने आपको बताया कि इट कंटेन्स रॉक्स एंड आइस, क्योंकि ये क्या है, इसका रीज़न, क्योंकि ये क्या है, सन से क्या है, बहुत ज़्यादा फारदेस्ट है, बहुत दूर है सन से, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, सनलाइट इतने अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ये बहुत ठंडा प्लैनेट है। और इसमें ज़्यादातर क्या है, रॉक्स एंड आइस है यहाँ पे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये तो बात थी 8 प्लैनेट की, ये मैंने बात किया 8 प्लैनेट के बारे में बात किया। ठीक है ना, और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो प्लैनेट के बारे में ले सकते हैं, और आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की, क्या है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मतलब जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स है नियरेस्ट टू द सन, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ इनर प्लैनेट्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनर प्लैनेट्स। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उनको मैं बोलता हूँ इनर प्लैनेट्स, और जो लास्ट 4 प्लैनेट्स हैं उनको मैं बोलता हूँ आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स, while Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called the outer planets। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? मतलब जो फर्स्ट 4 प्लैनेट है उनको मैं बोलता हूँ इनर प्लैनेट, और जो लास्ट 4 प्लैनेट है उनको मैं बोलता हूँ आउटर प्लैनेट। और इन दोनों चार प्लैनेट के बीच में क्या होता है, एक एरिया होता है, एक सरफेस होता है। ठीक है, उसके बारे में मैं पढ़ूंगा, अभी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, क्या है भाई जानते हैं? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लगता है 8 प्लैनेट के बारे में इतनी जितना इन्फॉर्मेशन है वो इनफ है आप लोगों के लिए। और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप सर्च करिए, आप लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा प्लैनेट्स के बारे में। और प्लैनेट्स के बारे में क्या होते हैं, हम लोग अपडेट भी होते रहते हैं हमेशा। जैसे सपोज किसी ने सैटेलाइट भेजा स्पेस में, तो उसको कुछ सैटर्न के बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला, तो वो भी क्या होगा, अपडेट होगा। तो इस तरह से नई नई चीज़ें प्लैनेट्स के बारे में हमेशा अपडेट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए सेशन की तरफ और जानते हैं सम अदर थिंग्स, सम अदर मतलब बॉडीज है ना, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज अदर देन सन एंड प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट के अलावा भी कुछ बॉडीज हैं। ठीक है ना, तो उसको मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कुछ और मेंबर सन और प्लैनेट को छोड़ के, तो सबसे पहला जो यहाँ पे मेंबर है वो है एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, तो एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, एक बेल्ट है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एस्टेरॉइड्स है। ये वाला पार्ट क्या है, एस्टेरॉइड है। एस्टेरॉइड क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या है, एक स्पेस है। समझ में आ रही बात? एक बेल्ट है जिसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब क्या है, प्लैनेट्स जैसे बोलते हैं ना हम लोग, सेलेस्टियल बॉडीज इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक
ठीक है ना। तो ये क्या होता है एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड क्या होता है, अ लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर कंटेन्स एस्टेरॉइड्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, तो मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा, ये मार्स, यहाँ पे मार्स, ये मार्स इस ऑर्बिट पे घूम रहा है ना, ठीक है, और जुपिटर क्या कर रहा है, इस ऑर्बिट पे घूम रहा है, और इसके बीच में एक स्पेस आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो स्पेस है, दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस, यहाँ पे क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है ना, एस्टेरॉइड्स भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। ठीक है ना, जैसे प्लैनेट है उसी तरह का बॉडी कुछ है, उसी तरह का मास है कुछ, है ना, वो क्या है, ये इस जगह पे, इस रीजन पे वो मिलता है एस्टेरॉइड, उसी को मैं बोलता हूँ एस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो एस्टेरॉइड्स अगर मैं इस तरह से ही बोलूँ कि इनर प्लैनेट जो है, देखिए ये 4 इनर प्लैनेट है कि नहीं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, अभी मैंने आपको बताया। तो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट जो होते हैं, तो जुपिटर के बाद जो प्लैनेट है, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस, नेपच्यून हो गया, इसके बाद तो इसके बीच का जो स्पेस होता है, वहीं पे कहाँ क्या मिलता है मेरे को, एस्टेरॉइड्स मिलता है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। उसके बाद फिर बोल रहा है नेक्स्ट जो है वो है कॉमेट। ठीक है ना, कॉमेट क्या होता है, कॉमेट बच्चों आप लोगों ने सुना होगा बचपन में या फिर मूवीज वगैरह में दिखाता है, टूटता हुआ तारा बोलते हैं ना, टूटता हुआ तारा दिखता है तो कोई विश पूरा हो जाता है, लेकिन असली में वो क्या है, कॉमेट है। कॉमेट क्या होता है कि वो क्या होता है, पार्ट्स है, किसका पार्ट्स है, सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट्स है। वो होता क्या है कि कॉमेट जो होता है वो क्या होता है, शेप उसका इस तरह का होता है, और ये हमेशा क्या होता है, सन के तरफ जाता है। समझ में आ रही बात, ये सन के चारों तरफ क्या होगा, कॉमेट आपको जाता हुआ दिखाई देता है, और कॉमेट जो होता है इस शेप का होता है। देखिए ये शेप दिख रहा है ना इस तरह से, मतलब आगे से ये कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा, और पीछे से कैसा रहेगा, इस टाइप का रहेगा। और क्या होता है कि जब ये सन की तरफ जाता है तो हमेशा जो इसका पीछे वाला पार्ट है ना, जो इसका पीछे वाला पार्ट है वो हमेशा सन के अपोजिट होगा, हमेशा सन के तरफ नहीं होता है। जैसे इस तरह देखिए, दिख रहा है ना यहाँ पे कॉमेट्स, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये कॉमेट्स है यहाँ पे, तो इसका जो पीछे वाला पार्ट देखिए सन के पीछे है, हमेशा सन के अपोजिट है, और वो क्या होता है, हमेशा सन की तरफ जाता है। और क्या होता है कि सन का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो कुछ कुछ क्या होते हैं, कॉमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहीं पे जाते जाते क्या होते हैं, जल जाते हैं हीट से, सन का जो बहुत ज़्यादा हीट है उससे जल के वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ कॉमेट्स क्या होते हैं कि क्या होते हैं, ज़मीन तक पहुँचते हैं, जिसको मैं एस्ट्रॉइड के नाम से जानता हूँ। ठीक है ना, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो कॉमेट क्या होता है तुम्हारा, सबसे पहले कॉमेट क्या है, अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। ठीक है ना, दिख रहा है ना, अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल, देखिए ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल, इसका टेल भी है। देखो इस तरह का कॉमेट हमें दिखाई देता है। तो आप लोगों ने देखा होगा रात के टाइम में कभी कभी क्या होता है, कॉमेट हमें दिखाई देते हैं, है ना, दिखाई देते हैं ना, इस तरह से आसमान में जाता हुआ, स्काई में जाता हुआ, और वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है फिर। ठीक है, तो कॉमेट क्या होता है तुम्हारा, सबसे पहले ये है, द टेल ऑफ अ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताया कि जो कॉमेट का जो टेल होता है, जो पूंछ होता है उसका, वो हमेशा सन से क्या होगा, दूर होगा, सन के तरफ कभी उसका कॉमेट का टेल नहीं हो सकता है। ठीक है, बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एट इज अप्रोचेज द सन। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ये सन की तरफ जाता है, जाते आता है, तो क्या होता है कि उसका जो लेंथ ऑफ द टेल है वो क्या होता है, बढ़ते आता है। लेंथ ऑफ द टेल का लेंथ क्या होता है, लंबा होते आता है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो अब क्या कर रहे हैं, हीट के कारण जल रहे हैं, तो हीट के कारण जब वो जल रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, तो वो उस तरह का हमें दिखाई देता है। और जैसे जैसे वो सन की तरफ जाता है तो हीट क्या होता है, बढ़ते जाता है, और बर्निंग भी उसका बढ़ते जाता है, तो जिसके कारण उसका टेल क्या होता है, मुझे लॉन्ग दिखाई देता है। ठीक है ना, होता है ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं कि एक कॉमेट के बारे में बता रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिस कॉमेट, इसका नाम है। ठीक है, हेलिस कॉमेट इसका नाम है। ठीक है, और ये कब दिखाई देता है, हमेशा हर 76 ईयर में एक बार दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, हर 76 ईयर में वो एक बार दिखाई देता है। और लास्ट वो कब दिखाई दिया था, 1986 में। लास्ट ये जो हेली कॉमेट है वो मुझे दिखाई दिया था 1986 में दिखाई दिया था। तो बताइए बच्चों कि ये अब मुझे नेक्स्ट कब दिखाई देगा। ठीक है ना, तो अभी 1986 में अगर ये दिखाई दिया तो अब मुझे वो 76 ईयर के बाद दिखाई देगा ना, 76 ईयर के बाद। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमेट। कॉमेट ये होता है, तो एक कॉमेट है हेली कॉमेट, जो 76 ईयर के बाद दिखाई देता है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉमेट्स हैं। ठीक है, ठीक है। फिर कॉमेट्स के बाद जो नेक्स्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेटियोर्स और मेटियोराइट्स। ठीक है ना, ये क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉमेट क्या होता है, जो कॉमेट अर्थ तक पहुंच जाता है उसको मैं मेटियोर्स बोलता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। ठीक है, ये भी क्या है, वही है, ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट इन द स्काई जस्ट लाइक कॉमेट। कॉमेट के समय लाइट का ब्राइट स्ट्रिक्स दिखाई देता है,
मेटियोर्स, ठीक है। एंड ज़्यादातर मेटियोर्स क्या होता है, ज़्यादातर कॉमेट्स क्या होता है या मेटियोर्स क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सन का हीट के कारण क्या होते हैं, वो लोग स्पेस में ही क्या हो जाते हैं, जल के खत्म हो जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ कॉमेट्स, कुछ मेटेरॉइड्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अर्थ तक पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे मेटियोर्स को मैं क्या बोलता हूँ, वैसे मेटियोर्स को मैं बोलता हूँ मेटेरॉइड्स। मतलब अगर मुझे पूछा जाए कि मेटियोर्स और मेटेरॉइड्स में क्या डिफरेंस है, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो मेटियोर्स होता है वो क्या होता है, स्पेस पे ही खत्म हो जाता है बर्न होके। लेकिन जो मेटेरॉइड्स होता है वो क्या होता है कि वो अर्थ तक पहुँचता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, अर्थ तक पहुँचता है, ठीक है ना। तो आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था अर्थक्वेक जब पढ़ाया था इसके पहले, तो मैंने आपको बताया था कि अदर रीजन ऑफ अर्थक्वेक में एक मेटेरॉइड्स भी होता है ना, याद है ना। तो जब मेटेरॉइड्स गिरता है कहीं भी अर्थ में, तो वहाँ पे वो क्या करता है, क्योंकि वो हेवी ऑब्जेक्ट है ना, सेलेस्टियल बॉडी है, हेवी ऑब्जेक्ट है, तो जब वो जहाँ पे भी गिरेगा तो वहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह, गड्ढा हो जाता है, वाइब्रेशन होता है ना। ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताई है। तो वैसे मेटर्स जो क्या होते हैं, जो अर्थ तक पहुँच जाते हैं, उन्हें मैं मेटेरॉइड्स बोलता हूँ। मतलब द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड ए मेटेरॉइड। समझ में आ रही बात। तो मेटर्स क्या होता है, जस्ट लाइक कॉमेट की तरह ये भी होता है, स्ट्रीक ऑफ लाइट होता है, लेकिन ज़्यादातर मेटर्स क्या होता है कि वो स्पेस पे ही बर्न हो जाता है, लेकिन जो अर्थ तक पहुंच जाता है उन्हें मैं बोलता हूँ मेटेरॉइड्स, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, हम लोग आते हैं सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये सब तो सारे नेचुरल चीज़ है, सब नेचुरल है ना। एस्ट्रॉयड भी क्या है, जो सेलेस्टियल बॉडी है ना, हेविली बॉडी है, उससे उसका पार्ट है, उससे टूट के निकल रहा है। उसी तरह से कॉमेट भी क्या है, उसी तरह कुछ है ना। और मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स भी क्या है, सब क्या है, नेचुरल चीज़, ठीक है ना। लेकिन कुछ सैटेलाइट्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल्स भी होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड सैटेलाइट, ठीक है ना। ये इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले ही बताया था, आर्यभट्ट के बारे में आपको बताया था, याद होगा। आर्यभट्ट क्या था, आर्यभट्ट जो था मेरा फर्स्ट सैटेलाइट था, हमारे इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जिसको कहाँ भेजा गया था, स्पेस में भेजा गया था, ठीक है ना। तो उसी तरह से सैटेलाइट्स है, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ सैटेलाइट्स इस तरह का दिखाई देता है, इस तरह का सैटेलाइट दिखाई देता है ना। क्या होता है वो, सबसे पहले उसको रॉकेट के साथ उसको क्या किया जाता है, उसको भेजा जाता है स्पेस में। स्पेस में भेजने के बाद क्या होता है कि वो पार्ट वाइज टूटता है। आप लोगों ने जाना होगा या न्यूज़ में भी देखा होगा कभी, ठीक है, तो याद होगा आप लोगों को कि वो किस तरह से होता है। सबसे पहले वो रॉकेट के थ्रू जाता है, पार्ट वाइज टूटता है, और जैसे वो स्पेस में पहुंच जाता है, ग्रेविटेशनल में फोर्स में आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, इस तरह का खुल जाता है। और इस तरह खुलने के बाद वो क्या करता है, जहाँ भी, जैसे मून में मैंने भेजा तो मून के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगेगा, या फिर मैंने सपोज शनि ग्रह में भेजा, सैटर्न में भेजा, तो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करने लगेगा। अर्थ के भेजा तो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगेगा। तो दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मैन मेड सैटेलाइट, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आर्यभट्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना, सबसे पहला सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च किया, आर्यभट्ट। उसके बाद फिर इनसेट, ठीक है, इनसेट का भी सैटेलाइट है, इनसेट 1B, इसका पूरा नाम है इनसेट 1B। ये भी क्या है, एक सैटेलाइट है, इंडिया का ही सैटेलाइट है वो भी, ठीक है। उसके अलावा IRS, कल्पना 1 भी आप लोगों ने कल्पना चावला का नाम सुना ही होगा, ठीक है ना। तो वो भी क्या थी, वो भी एक एस्ट्रोनॉट थी, तो उनकी क्या हो गई, मौत हो गई स्पेस में, तो उनके नाम पे ये जो सैटेलाइट है कल्पना 1 को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर एडुसेट एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आर्यभट्ट, इनसेट, RS, कल्पना 1 एंड एडुसेट, दीज आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट मेड बाय आवर कंट्री इंडिया। ओके, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग भी जाइए, थोड़ा गूगल करिए, सर्च करिए और पता करिए और भी क्या सैटेलाइट्स हैं इनके अलावा, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया हुआ सैटेलाइट्स, पता करिए है कि नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्या है, सैटेलाइट का यूज़ मैं बता रहा हूँ कि सैटेलाइट को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, क्या सैटेलाइट का यूज़ है। तो ये जो यूज़ है, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में ही बताया है कि वेदर का रिपोर्ट, साइक्लोन आने वाला है कि नहीं, मौसम कैसा होगा, है ना। टेलीविज़न में जो हम लोग देखते हैं वो सब सारा किसके कारण देखते हैं, सैटेलाइट के कारण देखते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, सेम। सैटेलाइट का यूज़ कहाँ पे होता है, सबसे पहले फॉरकास्टिंग वेदर बताने के लिए कि कहाँ बारिश होने वाला है, कहाँ पे तूफान आने वाला है, कहाँ बर्फ़ गिरने वाला है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, ठीक है ना। तो वो वेदर फॉरकास्ट के बारे में बताता है। दूसरा क्या बताता है, ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न, ठीक है। टेलीविज़न जो हम लोग देखते हैं, अलग अलग चैनल्स देखते हैं, है ना। पहले क्या था, जब स्टार्टिंग में जब टेलीविज़न आया तो क्या था, उस समय सिर्फ दूरदर्शन एक ही चैनल हुआ करता था, याद होगा आप लोगों को, बहुत बचपन की बात है।
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि और भी सैटेलाइट्स गए वहाँ पे, तो तरह तरह के चैनल्स हम लोग देख पाते हैं। तो ये किसके कारण देख पाते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण हम लोग देख पाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं, रेडियो सिग्नल हम लोग रेडियो सुनते हैं ना, FM रेडियो होता है, उसमें FM होता है, AM होता है। तो वो रेडियो सिग्नल्स भी क्या होते हैं? वो सैटेलाइट के थ्रू ही हम लोग रेडियो सिग्नल मुझे मिल पाता है और मैं क्या कर पाता हूँ? रेडियो को मैं सुन पाता हूँ, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मोबाइल फोन्स, ठीक है ना, लैंडलाइन वाले फ़ोन, जो इतने भी फ़ोन्स हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे इंटरनेट, ये सब चीज़ें क्या है? जैसे कम्युनिकेशन के टेलीकम्युनिकेशन में आता है। तो ये सब भी क्या है? ड्यू टू सैटेलाइट, है ना। फ़ोन जो हम लोग किसी को लगाते हैं तो क्या होता है? टावर्स होता है। टावर्स क्या करता है? फिर सैटेलाइट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, फिर सैटेलाइट दूसरे टावर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, और इस तरह से हम लोग फ़ोन में कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन जो है, टेलीकम्युनिकेशन, ये भी ड्यू टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। एंड रिमोट सेंसिंग भी जो होता है, ये भी क्या होता है? सैटेलाइट के कारण होता है। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि जैसे सपोज स्पेस में मैंने भेजा कोई सैटेलाइट और वहाँ से वो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है, ठीक है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन से मैं कुछ काम कर पा रहा हूँ। रिमोट का सेंसिंग का मतलब होता है कोई भी काम को दूर से करना, ठीक है ना। यहाँ पे बैठे बैठे दूर से कोई काम अगर हो रहा है तो मैं उसको बोलता हूँ रिमोट सेंसिंग। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गए, और ये सारे क्या हो गए? सम अदर बॉडीज इन सोलर सिस्टम में और भी इतने सारे चीज़ हमें मिलते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो बच्चों, आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर उसके अलावा भी कोई डाउट अगर आपको होता है या फिर कुछ क्वेरी आप चाहते हैं करना, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।